So let's quickly talk about the first structure of the gas exchange and then we'll call it a day. हमारे पास पहला स्ट्रक्चर जो हमारे पास गैस एक्सचेंज का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर वो है ट्रैकिया. ट्रैकिया इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर नोटिसिंग. सो लेट्स सी कि जो ट्रैकिया है उसका रोल क्या है, उसकी एनाटॉमी बेसिकली उसकी क्या कहते हैं, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है सेल्यूलर लेवल पर. लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो हम देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ ट्रैकिया. उसके जो डिफरेंट सेल्स हैं वो किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं इन द गैस एक्सचेंज. ओके, एक चीज होती है ल्यूमन. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट्स अ ल्यूमन? ये एक वर्ड आपने ओ लेवल्स में शायद सुना हो या कहीं सुना हो, ल्यूमन. कैन यू रिकॉल इट? ल्यूमन, यस, इट्स अ हॉलो पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक वाटर बॉटल लो, आप वाटर बॉटल का कैप अगर रिमूव कर दोगे तो एक ओपन पार्ट होगा, एक हॉलो पार्ट होगा. वो ल्यूमन है. ऑब्वियसली एयर को पास करने के लिए, या मुझे क्या कहते हैं, अगर हम ल्यूमन का जो वर्ड है वो यूजुअली हम ब्लड वेसल्स में देखते हैं या हम अपने एयर ट्रैक्ट में देखते हैं, एयर ट्रैक्ट में देखते हैं. और हमारे पास ल्यूमन हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी देख रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि हमें एक हॉलो रीजन चाहिए जिससे हमारे पास उसमें ब्लड पास कर सके. अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम के एस्पेक्ट से ल्यूमन की बात कर रहे हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं ल्यूमन की, तो हमें एयर के पैसेज के लिए एक हॉलो रीजन चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर कंप्लीटली पैक्ड हमारे पास होगा वो स्ट्रक्चर, तो हमारे पास एयर कैसे पास होगी, हमारे पास ब्लड कैसे पास होगा, हमारे पास फूड कैसे पास होगा अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ल्यूमन की बात की जाए. तो ल्यूमन हमारे पास एक हॉलो रीजन है. आप एक पाइप लो, पाइप जो है वो हमारे पास एंड्स पे हम नोटिस करेंगे इट्स हॉलो. पाइप इज हॉलो फ्रॉम विद इन. आवर बॉटल्स आर हॉलो फ्रॉम विद इन. व्हाई? टू अलाउ द पैसेज ऑफ वाटर टू फ्लो. तो ल्यूमन हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास एक हॉलो पार्ट होता है. अब उस ल्यूमन के फिर अराउंड हमारे पास फिर क्या होता है, सेल्स होते हैं या हमारे पास टिश्यू होता है जो कि फॉर्मुलेट कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये अगर एक पाइप है या ये एक ट्रैकिया है, तो इसका हॉलो पार्ट ये होगा और उसके अंदर जो इस हॉलो पार्ट से चीजें गो थ्रू कर रही होंगी, जो ओपनिंग होगी वो बेसिकली ल्यूमन है. ल्यूमन इज द हॉलो ओपनिंग. लेकिन उसको जो सराउंड कर रहा होगा, उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग होगी वो सेल्स की होगी, वो टिश्यू की होगी. तो हम जब प्रोसीड करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जो ट्रैकिया है उसमें 4 लेयर्स हैं. यानी जो ल्यूमन है, हम उससे जब मूव कर रहे हैं ना, तो हमारे पास हम 4 लेयर्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. अब लेट्स सी वो 4 लेयर्स क्या होती है. पहले मैं लिख लेती हूँ और फिर मैं आपको ड्रॉ करके वो दिखाती हूँ. तो व्हेन वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द ल्यूमन, तो जो पहली लेयर हम देखते हैं ना, वो पहली लेयर होती है, उसको आप म्यूकोसा भी कहते हो. और जैसे हमारे पास हम कहते हैं ना स्किन का एपिथेलियम होता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिस तरह हम उसमें भी कहते हैं, प्लांट्स में भी कहते हैं एपिथेलियम इज द फर्स्ट लेयर. उसी तरह से जो हमारी फर्स्ट लेयर होता है उसको कुछ लोग एपिथेलियम कहते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर नाम है दैट इज म्यूकोसा. देन द सेकेंड लेयर इज सब म्यूकोसा. थर्ड लेयर इज अ कार्टिलेज. और ट्रैकिया में जो कार्टिलेज है वो पूरे ट्रैकिया में एक सी शेप कार्टिलेज होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये ल्यूमन है ना, तो इस ल्यूमन में ऐसे मुझे फॉर एग्जाम्पल एक सी शेप कार्टिलेज नजर आ रही होती है. ल्यूमन एक्चुअली ऐसे होता है, ट्रैकिया का ल्यूमन इज समथिंग लाइक दिस. तो मेरे पास पहली लेयर जो है, चलो मैं लेयर्स बनाना शुरू करती हूँ. पहली लेयर जो है मेरे पास ये जो होगी, that would be what? That would be mucosa, right? It's the first layer, the first boundary. Then mucosa के इर्द गिर्द मेरे पास एक और लेयर होगी. इसमें कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में उन सेल्स को डिस्कस करेंगे, बट मैं ऐसे न्यूक्लियस दिखा देती हूँ तो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे पास कोई सेल्स है. दिस लेयर, द सेकेंड लेयर दैट यू आर सीइंग, इसका मैं नाम अंदर ही रख देती हूँ. ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास सब म्यूकोसा है. ठीक है. देन आफ्टर सब म्यूकोसा मुझे नजर आएगा कि मेरे पास एक सी शेप्ड कार्टिलेज है. अब ये सी शेप्ड क्यों है?
And ये पूरी मेरे पास एक कार्टिलेज होगी। कैन यू सी कि ये एक सी शेप बना रही है? इट्स अ कंप्लीट सी। ये हमारे पास इस तरह से भी तो हो सकती थी, एक पूरा राउंड सर्कल बना लेती। ये सी पर आके क्यों रुक रही है? वी अंडरस्टैंड दैट, इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, हम उसको देखेंगे। बट हमारे पास जो थर्ड लेयर होती है वो क्या होती है? दिस इज योर फर्स्ट लेयर, दिस इज योर सेकेंड लेयर, दिस इज योर थर्ड लेयर विच इज योर सी शेप्ड कार्टिलेज। और फिर जो आपकी आखिरी लेयर होती है, दैट इज बेसिकली अ लेयर कॉल्ड एडवेंटिशिया। दिस इज अ लेयर कॉल्ड एडवेंटिशिया। ये आपके पास क्या आ गई? दिस इज योर फोर्थ लेयर विच इज योर एडवेंटिशिया। ठीक है, मैं क्विकली आप लोगों को एक डायग्राम भी दिखा देती हूँ so that you have a better understanding. Okay, तो let's have a look. ये हमारे पास ल्यूमेन है, हॉलो ओपनिंग है। ठीक है, अब इस ल्यूमेन से पहली जो लेयर एक्सपोज्ड है वो क्या है? दिस इज योर म्यूकोसा। ठीक है, द फर्स्ट लेयर, ये पूरी जो पहली लेयर है ये आपके पास म्यूकोसा की लेयर है। देन इस पूरी लेयर को हमने क्या बुलाया? हमने इसको बुलाया सब म्यूकोसा। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड लेयर, सब म्यूकोसा। अच्छा, ये इस कार्टिलेज का नाम लिखा हुआ है हाइलीन कार्टिलेज। दिस इज बेसिकली योर सी शेप्ड कार्टिलेज विच यू फाइंड एज योर थर्ड लेयर। और जो फोर्थ लेयर है वो हमारे पास एडवेंटिशिया है। दिस इज हाउ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ योर ट्रैकिया लुक लाइक। Okay. And then we briefly touched upon the transverse section of trachea and we said that there is a lumen. Lumen हमारे पास क्या होता है? Lumen is basically the hollow open space through which something can pass through, and in the case of gas exchange system we are talking about air. जब हम एयर अंदर लेते हैं तो हमारे पास जो हमारा ट्यूबुलर सिस्टम होता है, बिकॉज हमारा ट्रैकिया एक ट्यूब है, हमारे ब्रोंकाई ट्यूब्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स ट्यूब होते हैं। तो ट्यूबुलर जो हमारा पूरा गैस एक्सचेंज सिस्टम है, जो ट्यूब्स का हॉलो एरिया है जहां से गैस पास हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। When we particularly look at the structure or the transverse section of trachea, we see कि हमारे पास when we are moving away from the lumen, we see that there are four layers. The first one is the mucosa layer, ठीक है? The other one is the submucosa layer. The third one is the cartilage, a C-shaped cartilage, जिसको हम hyaline cartilage भी कहते हैं. And then the fourth one is adventitia. ये चार layers के हमने नाम और एक रफ स्केच, एक रफ स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ट्रैकिया हमने देखा था। Now let's dive deeper into these layers कि ये layers exactly है क्या। अच्छा जी, अगर हम बात करें म्यूकोसा की, तो म्यूकोसा जो है वो हमारे पास क्या है? एपिथीलियल लेयर। एपिथीलियल लेयर हमारे पास जो भी हमारी फर्स्ट मोस्ट कवरिंग होती है, या जो कभी इन सम केसेस आप फर्स्ट मोस्ट कवरिंग कह सकते हो, इन सम केसेस आप इनर मोस्ट कवरिंग कह सकते हो, बट वो हमारे पास एपिथेलियम होती है। Now mucosa is the first layer that is exposed to the lumen of trachea, correct? तो हमारे पास ये जो एपिथेलियल लेयर है, ये जो म्यूकोसा लेयर है, वो एग्जैक्टली है क्या? Now there's another name, a very tricky name given to this layer. म्यूकोसा को हम कहते हैं, it is a pseudo stratified ciliated columnar epithelium. लेट्स डाइसेक्ट कि इस पूरी भारी भरकम टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। स्यूडो, व्हेन वी टॉक अबाउट स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फेक, स्यूडो साइंस, फेक साइंस। स्यूडो का मतलब ये आप फेक कर रहे हो, आप फिसाड कर रहे हो, नॉट ट्रू, नो एविडेंस फॉर दैट, बट ऐसा लग रहा है, पुटिंग अप अ फिसाड। तो स्यूडो का ये मतलब होता है दैट इल्यूजन कह लो,
या फेक कह लो, इंप्रेशन एक गलत आ रहा है। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है लेयर्ड, ठीक है। सीलिएटेड, सीलिया एक स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा था हमारे क्या कहते हैं सेल स्ट्रक्चर के चैप्टर में, तो हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है सीलिया। तो ऑब्वियसली सीलिएटेड का मतलब है कि हमारे पास सीलिया या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ सीलिया होंगी। कॉलमनर, कॉलमनर इज द शेप ऑफ द सेल। कॉलमनर सेल्स कुछ इस तरह के होते हैं, ये होता है हमारे पास कॉलमनर सेल, कॉलम की तरह, ठीक है। सिलेंड्रिकल कह लो, कॉलमनर कह लो। तो ये टाइप ऑफ द सेल है। एपिथेलियम हमें पता है ये एपिथेलियल लेयर है। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब है कि एक, अच्छा अब इसको स्यूडो स्ट्रैटिफाइड क्यों कहते हैं, लेट मी शो यू अ डायग्राम so that you can understand better. ओके, अच्छा जी, हमारे पास ये हमारी है एपिथेलियल लेयर आपके सामने। This is how your mucosa looks like, or this is how your pseudo-stratified ciliated columnar epithelium looks like. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास, अच्छा द क्वेश्चन एक उठ सकता है कि ये तो हमारे पास कॉलमनर सेल्स नहीं लग रहे, राइट, ये तो कॉलमनर नहीं है, ये कौन से सेल्स हैं, हम इनकी बात करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो म्यूकोसा लेयर है उसमें हमारे पास तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं। हमारे पास सीलिएटेड सेल्स होते हैं, हमारे पास गॉबलेट सेल्स होते हैं, और हमारे पास बेसल सेल्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स दैट वी सी इन म्यूकोसा। बट एनीवेज, इफ यू कुड सी, मैं लाइंस बनाती हूँ कुछ, एंड टेल मी इफ यू कुड अप्रिशिएट दिस। हमें क्या लग रहा है कि ये जो हमारे पास लेयर्स हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। सेकंड, तो हम यहाँ पे थे कि हम सीरो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को देख रहे थे। इफ यू कुड सी, हमें लग रहा है कि ये एक लेयर ऑफ द सेल्स है, करेक्ट, ये फर्स्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर है। और फिर हमें लग रहा है ये एक और लेयर ऑफ द सेल्स है, राइट। डू यू हैव दिस इंप्रेशन दैट दीज आर टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेल, टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स? कैन यू अप्रिशिएट दैट? ओके, इन एक्चुअलिटी जब हम इसकी डाइसेक्शन करते हैं या हम एनाटॉमिकल फीचर देखते हैं हमारे, क्या कहते हैं, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का, सो व्हाट वी रियलाइज इज कि हमारे पास जो ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है ना, इट इज बेसिकली योर जस्ट अ सिंगल लेयर। ये एक सिंगल लेयर है, इट इज नॉट अ डबल लेयर, इट इज नॉट अ ट्रिपल लेयर। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी इंप्रेशन आता है कि ये एक ट्रिपल लेयर है। इट इज नॉट अ ट्रिपल लेयर, इट इज जस्ट अ सिंगल लेयर। ये एक ही सेल से बनी हुई है, एक सिंगल लेयर है। एक सिंगल लेयर ऑब्वियसली हमारे पास, क्या कहते हैं, एक एक ही लाइन में लगे हुए सेल्स के साथ बनी हुई होगी। बट उनका इंप्रेशन इस तरह से आता है, उनका लुक इस तरह से आता है कि हमें लगता है कि हमारे पास जो ये लेयर है, इट इज मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। इन एक्चुअलिटी ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। क्यों? क्योंकि म्यूकोसा हमारे पास एक सिंगल लेयर ही है, बट इट अपीयर्स लाइक मोर देन वन लेयर, ठीक है ना। तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हम अपने म्यूकोसा लेयर को स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्यों बुलाते हैं। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब ये है कि हमें अपीयरेंस ही आ रही है कि मल्टीपल लेयर्स हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी इट्स जस्ट अ सिंगल लेयर, ठीक है। सीलिएटेड, अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम क्यों बुलाते हैं। एपिथेलियम तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि वो क्योंकि हमारे पास जो पूरा क्रोनोलॉजी है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, हाइलीन कार्टिलेज एंड एडवेंटिशिया, उस क्रोनोलॉजी में जो म्यूकोसा लेयर है वो हमारे पास एपिथेलियम बन रही है। अब बात करते हैं कॉलमनर की। एज आई मेंशन प्रीवियसली दैट हमारे पास जो म्यूकोसा है उसमें हम तीन डिफरेंट तरह के सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हमारे पास सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स है, हमारे गॉबलेट सेल्स हैं, और हमारे बेसल सेल्स हैं, ठीक है। वी हैव थ्री सेल्स, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स दैट वी फाइंड इन आवर म्यूकोसा लेयर। अभी जो सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स हैं, कॉलमनर मैंने अभी आपको समझाया कि इट इज अ टाइप और अ शेप ऑफ सेल्स, ठीक है। सीलिएटेड, हमारे पास सीलिया क्या होती हैं, हमारे पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं।
जैसे ब्रश में हमारे पास इस तरह की प्रोजेक्शंस होती है ना, कारपेट ब्रश हो गया या हेयर ब्रश हो गया, उसी तरह से हमारे पास सेल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास कुछ प्रोट्रूजन्स होती हैं। और वो प्रोट्रूजन्स क्या होती हैं, बेसिकली वो प्रोट्रूजन्स हमारे पास सीलिया होती है। और हमने पढ़ा हुआ है सीलिया का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे पास किससे बन रहा होता है, हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से बन रहा होता है। ठीक है ना। हमारे पास जिन सेल्स के ऊपर सीलिया या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, वो हमारे पास सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स होते हैं। दे लुक समथिंग लाइक दिस। तो हमारे पास जो 3 सेल्स होते हैं म्यूकोसा लेयर में, या जो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम में हमारे पास 3 सेल्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स, विच आर बेसिकली दीज सेल्स। कॉलमनर उनकी शेप की वजह से, सीलिएटेड बिकॉज दे हैव दीज हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या बुलाते हैं, सीलिया बुलाते हैं। सीलिया इज समथिंग लाइक अ माइक्रोविलाई, or you can say cilia is something like a flagella. Okay, it's a hair-like projection, extension, or a protrusion surrounding a surface of the cell. Now, what is the role of the cilia? ये अभी let's just pause it over here. हम जब म्यूकस को अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर हम रोल ऑफ सीलिया पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास दूसरे सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं, आपने गॉबलेट शायद सुना होगा। इट्स अ टाइप ऑफ अ ग्लास इन विच समटाइम्स वाइन इज सर्व्ड। वाइन ग्लास जैसा नहीं होता, लेकिन गॉबलेट सेल्स यूजुअली हम क्या कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग इस्तेमाल करते हैं। एंड दे लुक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह के होते हैं। नॉट एग्जैक्टली लाइक अ वाइन ग्लास बट समथिंग लाइक दिस। बट अभी मैं आपको दिखाती हूँ गॉबलेट सेल का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ये जो इस तरह के सेल्स है ना, यू सी, ये हमारे पास हैं हमारे गॉबलेट सेल्स। नाउ इफ यू कुड नोटिस, ये हमारे पास जो एक वो होता है, एक गॉबलेट जो होता है जिसमें ड्रिंक किया जाता है, डज दिस शेप लुक सिमिलर टू दैट टाइप ऑफ अ ग्लास? जो गॉबलेट होता है, क्या उससे ये शेप ऑफ द सेल सिमिलर है? यस। तो हमारे पास बेसिकली गॉबलेट सेल्स को जो नाम गॉबलेट दिया गया है, वो उनकी शेप की वजह से, बिकॉज इट रिजेंबल्स दैट टाइप ऑफ अ ग्लास। अच्छा, अब ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? हमारे पास, हमने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड पढ़ा हुआ है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? इट इज बेसिकली अ प्रोटीन जिस पर एक शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट चेन आकर अटैच्ड होती है। ठीक है। मेन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है? हमारा प्रोटीन। उस प्रोटीन मॉलिक्यूल से एक कार्बोहाइड्रेट चेन आकर अटैच कर जाती है, तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। अच्छा, इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ पर कंप्लीटली बन जाते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग कहाँ पर कंप्लीट हो जाती है? प्रोटीन फोल्डिंग जो हमारी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है, वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाती है। प्रोटीन का मॉलिक्यूल कहाँ पर कंप्लीटली बन जाता है? आरईआर में बन जाता है। आरईआर क्या करता है? उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को पैकेज करके भेजता है किसको? गोल्जी एपरेटस को। दिस इज समथिंग दैट आई एम रिवाइजिंग फ्रॉम योर सेल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक। हमारे पास रफ आरईआर था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसने पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लिया, प्रोटीन फोल्डिंग हो गई, टर्शरी स्ट्रक्चर बनाना था, टर्शरी स्ट्रक्चर बना दिया। कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन था, कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर बना दिया। प्रोटीन फोल्डिंग कंप्लीट हो गई, प्रोटीन का मॉलिक्यूल कंप्लीट है। दिस प्रोटीन is packaged into vesicles and given to the Golgi apparatus or the Golgi body. The function of the Golgi apparatus is protein modification. प्रोटीन मॉडिफिकेशन में फिर उसने क्या किया? उसने मॉडिफाई कर दिया एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को इनटू अ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी स्टडीड इन सेल स्ट्रक्चर। हमारे पास जब गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन करती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट रोल्स होते हैं उनके। हमारे गॉबलेट सेल में जो ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मुलेट होता है, उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है म्यूसिन। ठीक है। म्यूसिन हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कहाँ पर बनता है? गॉबलेट सेल्स में बनता है। अब हमारे पास म्यूसिन जब बन गया, म्यूसिन कहाँ बना होगा? जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, तो वो बना होगा गोल्जी एपरेटस ऑफ द गॉबलेट सेल में। गोल्जी ने जब म्यूसिन बना लिया, जब ये ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन बन गया, तो गोल्जी को अब इसको बाहर ट्रांसफर करना है। तो गोल्जी अब क्या करता है? गोल्जी वेसिकल्स में पैकेज करता है मॉडिफाइड प्रोटीन को, और फिर इसको सिक्रीट करता है। तो ये हमारे पास सिक्रीटरी वेसिकल्स कंटेनिंग म्यूसिन आ गई। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज गॉबलेट सेल का जो मेन रोल होता है पूरे गैस एक्सक्रीट में, वो प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिन होता है। What is mucin? As I mentioned, it is a glycoprotein
which makes up the mucus lining the epithelium. Remember हमने जब हमारी फर्स्ट क्लास थी गैस एक्सचेंज की, आई सेड कि हमारे पास जो म्यूकस है इट इज लाइनिंग आवर ट्रैकिया का फर्स्ट, इट्स बेसिकली लाइनिंग आवर ट्रैकिया. क्यों लाइन कर रहा होता है? ताकि कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, कोई बैक्टीरिया हमने इनहेल कर लिया तो हमारे पास जो म्यूकस है वो स्टिकी इन नेचर होता है. I would just come to you and ask that why is mucus sticky in nature? We'll discuss that. But म्यूकस का बेसिक रोल क्या होता है? म्यूकस स्टिकी इन नेचर है. इट इज लाइनिंग आवर ट्रैकिया. हमारी जो पूरी ट्रैकिया की लाइनिंग है, म्यूकोसा लेयर के ऊपर हमारे पास म्यूकस है. उस म्यूकस का एक पार्ट जो है म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन है. म्यूकस एक और चीज से मिलकर बन रहा होता है. ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास बेसिकली एक सोल्यूट है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है. ऑब्वियसली ग्लाइकोप्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अमालगमेशन कॉम्बिनेशन है. इट इज अ सॉलिड. म्यूकस हमारे पास एक स्टिकी लिक्विड फ्लूइड जेल लाइक सब्सटेंस होता है. तो उसकी वो जेल लाइक अपीयरेंस, उसकी वो फ्लूइड लाइक अपीयरेंस के लिए हमारे पास एक और कंपोनेंट आता है, वो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. बट म्यूसिन इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स व्हिच इज मेकिंग अप द म्यूकस. ठीक है. नाउ म्यूकस इज स्टिकी इन नेचर. म्यूकस का क्या रोल होता है? म्यूकस का सबसे अहम रोल होता है इट ट्रैप्स द बैक्टीरिया एंड डस्ट पार्टिकल्स. हमारे पास म्यूकस क्योंकि स्टिकी नेचर होता है, जो भी डस्ट हमने इनहेल की, जो भी बैक्टीरिया हमने इनहेल किया, वो चिपक गया हमारे म्यूकस लाइनिंग से. देन द सेकेंड फंक्शन ऑफ म्यूकस इज बेसिकली, हमारे पास म्यूकस की, ये हमारे पास म्यूकोसा लेयर थी. यू सी दिस इज आवर म्यूकोसा लेयर, द फर्स्ट लेयर. अब हमारे पास इस म्यूकोसा लेयर के ऊपर एक लाइनिंग है. किसकी? म्यूकस की. म्यूकस हमारे पास अगर एक स्टिकी नेचर का सब्सटेंस है तो कोई ना कोई थिकनेस होगी, कोई ना कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा. करेक्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास ये जो म्यूकस की लाइन है, ये लाइन है म्यूकस. ये ब्लू लाइन हमारे पास म्यूकस है और म्यूकस के बाद हमारे पास आ रही है म्यूकोसा लेयर. ठीक है, दिस इज द म्यूकोसा लेयर. तो हमारे पास जो म्यूकोसा म्यूकोसा इज द फर्स्ट लेयर व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द ल्यूमन ऑफ ट्रैकिया. करेक्ट. म्यूकोसा और जो म्यूकस की लाइनिंग है, क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो बैक्टीरिया है वो बेसिकली मेरे म्यूकस पे स्टिक हो गया है. जस्ट सेकेंड. मेरा जो बैक्टीरिया है, ये मैं ब्लैक ब्लैक से बैक्टीरिया बना रही हूँ, मेरा बैक्टीरिया जो है वो म्यूकस पर आकर स्टिक हो गया लाइक दिस. Can I say that this mucus lining is acting as a separation between the tracheal walls or the mucosa layer of the trachea? यानी बैक्टीरिया म्यूकोसा तक पहुंच नहीं पा रहा है, मेरे ट्रैकिया की किसी लेयर को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस लाइनिंग दैट इज इन बिटवीन द ट्रैकिया एंड द बैक्टीरिया. इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? बेसिकली वी कैन से कि हमारे पास जो हमारी म्यूकस लाइनिंग है that is acting as a separating barrier between the bacteria and the trachea. So what is happening is the thickness of the mucus lining increases the distance between bacteria and the epithelial cell, preventing the bacteria from infiltrating our trachea or our gas exchange system. अच्छा, हमारे पास ये म्यूकस लाइनिंग बहुत थिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये म्यूकस लाइनिंग थिन होगी तो हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो आराम से हमारे ट्रैकिया को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है. Subsequently, this mucus lining should also not be very thick, क्योंकि अगर हमारे पास ये म्यूकस लाइनिंग बहुत ज्यादा थिक हो गई लाइक दिस, अगर मेरी म्यूकस लाइनिंग थिक हो गई, so what is happening? My lumen of the trachea is decreasing in size. मेरा ल्यूमन अब नैरो हो गया है. राइट. मेरा ल्यूमन अगर नैरो हो गया है तो मेरे पास जो गैस आ रही है उसके वो क्या करेगी? वो चोक हो जाएगी. पाइप में अगर कोई रुकावट आ जाती है, कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई चीज आ जाती है जो कि जगह घेर रही होती है, जगह ऑक्यूपाई कर रही होती है, उसकी वजह से मैं पाइप चोक्स. So the mucus lining should not be very thin in order for the bacteria to enter into the trachea or the tube. Subsequently, the mucus lining should not also be very thick for it to block or choke the trachea. अच्छा ठीक. म्यूकस हमारे पास जो है स्टिकी इन नेचर. व्हाई इज म्यूकस स्टिकी इन नेचर? वी सेड कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर स्टिकी इन नेचर. व्हाई? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ सैकराइड्स. सैकराइड्स शुगर होती है, शुगर जो होती है वो हमारे पास स्टिकी इन नेचर होती है. तो जो ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन है that is giving mucus its sticky nature. ठीक है. Why do we have a sticky nature?
मैं यहाँ पर नोट बना देती हूँ, बिकॉज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि यहाँ पर हमारे पास म्यूसिन है, बीइंग स्टिकी इन नेचर। अच्छा, अब हमारे पास म्यूकस में डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया ट्रैप्ड है। अब अगर ये हमारे पास म्यूकस में डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया ट्रैप्ड रहेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमारे पास क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा ऑब्वियसली। बैक्टीरिया और डस्ट मेरे ट्रैकिया में, मेरे गैस एक्सचेंज सिस्टम में, मेरी ट्यूब्स में अगर बहुत देर तक एग्जिस्ट कर रही है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा? वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा, उसको नरिशमेंट मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, वो अपनी कॉलोनी बढ़ाएगा, रिजल्टिंग in the increased risk or the possibility of developing infection. I do not want that. My gas exchange system does not want that कि उसमें कोई infection हो। तो उसने बैक्टीरिया ट्रैप तो कर लिया, उसने नीचे जाने से रोक दिया, क्योंकि ट्रैकिया तो हमारे पास फर्स्ट ट्यूब है ना, जो गैस एक्सचेंज में है। फर्स्ट ट्यूब में ही हमने क्या कर दिया है? हमने बैक्टीरिया को पकड़ लिया, डस्ट को हमने इंट्रैप कर लिया। बट वी डू नॉट वांट इट टू स्टे देयर, वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट। तो हमारे पास नाउ कम्स द रोल ऑफ सीलिया। म्यूकस में जो ट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पास ट्रैप्ड बैक्टीरिया है, उसको स्वीप करना। स्वीप हमारे पास, जैसे हम अपने घर में स्वीप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, एंड वी कलेक्ट देम एंड वी डिस्पोज देम ऑफ, दैट इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ सीलिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाफ्टिंग और द स्वीपिंग ऑफ द म्यूकस अप टूवर्ड्स द लेरिंग्स। लेरिंग्स हमारे पास वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स हमारे, हमने जैसे ड्रॉ किया था, ये मेरे पास लेरिंग्स है, दिस इज माई लेरिंग्स एंड दिस इज माई ट्रैकिया। मेरे पास बेसिकली क्या है? मेरे पास सीलिया है विच आर लाइनिंग माई ट्रैकिया। ये ट्रैकिया में जो सीलिया हैं, ये हमारे म्यूकस को अपवर्ड्स टूवर्ड्स द म्यूकस sweep up करता है। They sweep away this trapped dust particles and the trapped bacteria within the mucus upwards। अब ये हमारे पास एक फिक्स डायरेक्शन है, यूनिडायरेक्शन है, अपवर्ड्स मूवमेंट। अच्छा, अब ये लेरिंग्स में जाएगा। हमारे पास जो फेरिंग्स है, यहाँ पर ये जो जगह है ना, ये हमारे पास है इसोफेगस। Esophagus is what? Esophagus is leading into your duct, sorry, it is leading into your entire गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आपके गट में ये इसोफेगस ओपन अप हो रहा होता है। गट में हमारे पास क्या चीज है? एक हमारे पास स्टमक होता है। स्टमक में क्या होता है? HCl प्रोड्यूस हो रहा होता है हमारे पास। गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक का होता है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? HCl। HCl एसिडिक इन नेचर है। हमारे पास जब हमारा म्यूकस, हमारे बैक्टीरिया आर passed upwards or moved upwards towards the larynx, तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो हम उस डस्ट पार्टिकल को, उस हमारे बैक्टीरिया को हम कफ आउट करके वी गेट रिड ऑफ इट, वी कफ द डस्ट पार्टिकल्स, द म्यूकस, द बैक्टीरिया आउट ऑफ आवर सिस्टम, आउट ऑफ आवर बॉडी। और द अदर पॉसिबिलिटी इज कि हमारे पास वो फेरिंक्स से एंटर हो जाए स्टमक के अंदर। स्टमक में हमारे पास गैस्ट्रिक जूस में HCl है, HCl एसिडिक इन नेचर है, इट विल किल द बैक्टीरिया एंड दैट इज हाउ वी गेट रिड ऑफ द बैक्टीरिया। सो हमारे पास दो डिफेंस मैकेनिज्म है, एक हम कफ आउट कर दें उस म्यूकस को by the action of cilia, or once the cilia has completed its action, it has pushed upwards the entrapped dust and the entrapped bacteria into the pharynx. It would result in the swallowing of that mucus, the swallowing of that entrapped bacteria into the stomach, and in the stomach, the action of HCl would kill that bacteria. ठीक है, तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अच्छा, अब जो सीलिया की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट का एक पर्टिकुलर नाम है, जो कि हमारे पास होता है मेटाक्रोनस मूवमेंट। Metachronous movement is a sequential movement of cilia in a longitudinal row, one after the other in one direction. As I just mentioned कि हमारे पास जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट क्या है? वो मूवमेंट हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में, हम ऊपर की तरफ अपने जो इंट्रैप्ड डस्ट पार्टिकल्स और इंट्रैप्ड बैक्टीरिया, उनको ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, हम जब ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो हमारे पास वो यूनिडायरेक्शनल होती है। और इफ यू नोटिस, हमारे पास जो ये सीलियां हैं ओवर हियर, वन आफ्टर द अदर है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। एक रिदमिक सिक्वेंशियल यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है। इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बुलाते हैं? हम इस तरह की मूवमेंट को बुलाते हैं
मेटाक्रोनस मूवमेंट। मेटाक्रोनस मूवमेंट से क्या होता है? मूविंग द म्यूकस अपवर्ड्स टू बी ईदर swallowed so that HCl in the stomach kills the bacteria or it is coughed out. As I just mentioned कि हमारे पास जो entrapped bacteria है and entrapped डस्ट पार्टिकल्स हैं इन द म्यूकस, उनके दो डेस्टिनी होती है, उनकी दो डेस्टिनेशंस हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दो फेट हो सकता है. Either that mucus, that entrapped dust particles or the bacteria is cuffed out of our body, or we swallow it so that the HCl in the stomach kills the entrapped bacteria. So this is basically what is happening in the mucosa layer. Mucosa is our first layer of the ट्रैकिया. ये हमारे पास हमने म्यूकोसा को कवर कर लिया.